कल अगर चीन ने ताइवान पे हमला कर दिया, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे साहब आपको। आपका मिसाइल स्टॉक लिमिटेड है, जितना मर्जी झूठ बोल लो कि हम तो बेअंत लड़ाई लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। बख्शी, मैं 2 सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि ईरान को जितना भीषण नुकसान हो रहा है, आप देखिए ये मिसाइलें भी जो वो फायर कर रहे हैं, हर मिसाइल की अपनी एक कीमत है। इसके अलावा उनके 1200 से ज्यादा लोग मार दिए गए। इसमें 200 करीब वो मासूम बच्चियां थी। 20 अस्पतालों पर अब तक हमला हो चुका है। ईरान 8 साल लड़ा था सद्दाम हुसैन के इराक से, 1 बिलियन लोग मारे गए थे, उन्होंने उफ नहीं करी साहब, वो लड़ गए। ठीक है ना साहब। शिया तरीका सिविलाइजेशन आपको समझनी चाहिए ना साहब, उनमें बर्दाश्त का मादा बहुत है, बहुत बर्दाश्त का मादा है। बेवजह छेड़ना, बेवजह पंगे लेने, मैं इसको मार डालूंगा, मैं सब खत्म कर दूंगा, मैं देश तहस नहस कर दूंगा। ठीक है साहब, ज्यादा इतना सिर नहीं चढ़ना चाहिए। आपने अच्छा लड़ाका चुना है ईरान, है सोचा था 2 दिन में खत्म कर दोगे, 9 दिन तो हो गए, और गिनते जाओ गिनते जाओ। तो अब वो दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहे हैं, टारगेटिंग डेटा दे रहे हैं। अब भुगतो, जैसी करनी वैसे भरनी, रो क्यों रहे हो अब? किस अयतुल्लाह खुमैनी का असैसिनेशन है ये। और जो लोग, आप और मेरे से लोग जो थोड़ा बहुत इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं, खास तौर पे शिया इस्लाम के अंदर शहादत का क्या मतलब है, वो इस चीज को समझते हैं कि अयतुल्लाह खुमैनी की मौत, उसकी असैसिनेशन छोटी इवेंट नहीं है। ये सदियों तक, शताब्दियों तक ये इतिहास में लिखी जाएगी, और इसका लोग गुणगान करेंगे, इसकी बातचीत करेंगे। इसको नहीं कंडेम किया हमने, कंडोलेंस मैसेज भी नहीं दिया। वो थोड़ी सी हमारी, मुझे लगता है भारी डिप्लोमेटिक और सबसे पहले तो जंग के 9वें दिन आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे माहौल को? देखिए साहब, ये एक रीजनल वॉर तो है ही, ये तो विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। देखिए, अमेरिका ने सोचा था, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कि वेनेजुला पे बड़ी सस्ती घटिया विक्ट्री लेकर वो अब दुनिया के बेताज बादशाह बन गए हैं। ईरान में कौन आयतुल्ला होगा, वो प्रेसिडेंट वहां के बन रहे हैं। वो वेनेजुला में चूज करेंगे कौन सरकार राज करेगी। वो क्या कहते हैं, क्यूबा पे हमला करेंगे, ग्रीनलैंड पे हमला करेंगे, कनाडा को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये क्या पागलपना है? इज द वर्ल्ड गोइंग बैक टू द 18th सेंचुरी? क्या ये उपनिवेश काल है? क्या ये कॉलोनियल ईरा है? और लेने के देने पड़ गए हैं साहब, बिकॉज ईरान इज नॉट वेनेजुला। इतनी मिलिट्री ऑब्जेक्टिविटी, एम्पेरिकल एनालिसिस किया था, ये सुनना नहीं चाहते। इनके जो जनरल डैन केन हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, उन्होंने कहा था साहब, अगर आप ये युद्ध करेंगे, मैं रिजीम चेंज की गारंटी बाय एयर अटैक्स अलोन नहीं गारंटी कर सकता। 1 2 हमारे बॉडी बैग्स होंगे जो अब आप छुपाने शुरू कर रहे हैं। अमेरिका में नुकसान हो रहा है जानी माली। ठीक है साहब। 3 F-15 जहाज, 1 F-16 जहाज मार गिराए जा चुके हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन, उसके ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइल फायर कर रहे हैं। पहले वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज में था, वहां से भाग के गल्फ ऑफ ओमान में गया, वहां से भाग के 1000 किलोमीटर पीछे हट गया है बचाव के लिए। ये तो हाल है साहब। अमेरिका के एयर बेसिस हिट हो रहे हैं, धू धू करके जल रहे हैं। थर्ड बैटरीज के रडार $1 बिलियन के हिट हो गए हैं। और इजराइल पे बड़ा भीषण हमला हो रहा है। हाँ, ईरान को भी अच्छी खासी मार पड़ रही है टेक्नोलॉजिकली। अमेरिका इजराइल कॉम्बिनेशन इज फार सुपीरियर, लेकिन ईरान की जो फलसफा है, फिलॉसफी है, स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है, वो कहते हैं साहब, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे। ठीक है, वी विल इम्पोज सच इकोनॉमिक कॉस्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, इतना दर्द देंगे आपको कि आपको बंद करना पड़ेगा। रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं, टिट फॉर टैट कर रहे हैं। जो सपोर्ट अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है 4 साल, हथियार दिए हैं, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया है, सैटेलाइट पिक्चर्स दी हैं, टारगेटिंग डेटा दिया है, अब वही दे रहे हैं। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि किस तरह से जो थार्ड है, खासकर थार्ड को बर्बाद कर देना, उनका जो पूरा रेडार सिस्टम है $1 बिलियन से ज्यादा का, इसके क्या मायने हैं? देखिए, हार और जीत का, लेट मी टॉक प्योरली लाइक अ मिलिट्री एनालिस्ट, नो वैल्यू जजमेंट्स, नथिंग एल्स। मैं बता रहा हूं कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो इस लड़ाई का आउटकम डिटरमिन करेगी। क्या है ये मैथमेटिकल मिसाइल इक्वेशन? कितने इंटरसेप्टर मिसाइल हैं अमेरिका और इजराइल के पास, राइट? कितने पेट्रियट्स, कितने थार्ड, कितने एजीज के N1 N2 वगैरह वगैरह, 6 तक हैं वो। ठीक है,
कितने अटैक मिसाइल्स हैं ईरान के पास? नॉर्मल एस्टिमेट है 3,000 का, कई लोग कह रहे हैं 5,000 तक है। ठीक है साहब, अभी तक कोई 600-700 ही फायर हुए हैं, तो जखीरा बहुत बाकी है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी लारेजानी कह रहे थे कि अमेरिका 4 से 5 हफ्ते की लड़ाई की बात कर रहा है, हम 5 से 6 महीने की लड़ाई के लिए तैयार। याद रहे कि जब इराक से ईरान की जंग हुई थी, 8 साल चली थी, केमिकल वॉरफेयर वेपन्स इस्तेमाल हुए थे, 1 मिलियन ईरान के लोग मारे गए थे, लेकिन उन्होंने उफ नहीं करी थी, वो लड़ते गए। तो ये सब तो पहले सोचना चाहिए था। अब जो बैटरीज, जो पेट्रियट बैटरीज हैं, क्या है प्रोडक्शन अमेरिका की? लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड 650 पेट्रियट मिसाइल्स पर साल के प्रोड्यूस करते हैं, कोई 200 के करीब थार्ड के मिसाइल्स प्रोड्यूस करते हैं। कितने सारे यूक्रेन में दे चुके हैं। पीट हेगसेथ साहब रो रहे थे कि ये यूक्रेन खा गया हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल, अब उनको कोरिया और जापान से लाने पड़ रहे हैं। कल अगर चीन ने ताइवान पे हमला कर दिया, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे साहब आपको। आपका मिसाइल स्टॉक लिमिटेड है, जितना मर्जी झूठ बोल लो कि हम तो बेअंत लड़ाई लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। दूसरा, बॉडी बैग्स। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक कोई 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, 18 घायल हुए हैं, और कर्नल मैकग्रेगोर कह रहे हैं कि वो बहुत सारी कैजुअल्टीज छुपा रहे हैं ताकि मोराल पस्त ना हो जाए अमेरिका के अंदर। जो ओपिनियन पोल हुए हैं वहां पे उन्होंने जो 80% लोगों, अमेरिकी लोगों ने कहा है हमें ईरान से जंग नहीं चाहिए। हमारा क्या, उसने हमारे पे क्या हमला किया? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने घोड़े पे चढ़ के ये लड़ाई छेड़ तो दी है, खत्म कैसे करना अब समझ नहीं आ रहा। अब वो जो है प्रीस्ट बुला रहे हैं व्हाइट हाउस में कि पूजा करो, मेरे लिए पूजा करो। पहले करनी चाहिए थी ना साहब। जो आई एम अ वॉर वेटरन, हम लोग कभी लड़ाई में भगवान का मत्था टेके पहले नहीं जाते। आप एरोगेंस दिखा रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, सरेंडर कर दो ईरान, मेरे जूते के तलवे चाटो, तुम अश्वेत हो, मैं व्हाइट सुप्रीमसिस्ट हूं, वगैरह वगैरह। अब ऐसा, आप 18वीं सदी नहीं है, ये 21वीं सदी में आ जाइए ना। और ये क्या पागलपना है कि मैं ईरान का मुल्क ही खत्म कर दूंगा। ठीक है साहब, वो खत्म आप शायद कर ले, शायद, लेकिन जितना नुकसान आपको होगा, ये मिड टर्म इलेक्शन ईयर है यूनाइटेड स्टेट्स में, आपकी इलेक्शन को तो आप यू कैन किस इट गुड बाय। और अगर आप लेम डक प्रेसिडेंट बन गए तो आपकी इंपीचमेंट भी हो सकती है साहब। लेकिन आप बिल्कुल सच कह रही हैं कि इजराइल में भीषण नुकसान हो रहा है, क्लस्टर बम डाल रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर रहे हैं। जो लेटेस्ट खबर है कि नेतन्याहू साहब, उनके ऑफिस पे अटैक हुआ है, वॉर मिनिस्ट्री पे अटैक हुआ है, और वो इतना खतरा बढ़ गया है उनके लिए कि वो एयरबोर्न कमांड पोस्ट पे चले गए। वो जमीन पे नहीं है, वो लगातार घूम रहे हैं ताकि वो टारगेट ना हो सके। ठीक है, इतना तो वहां पे नुकसान हो रहा है। इसराइल का साइज बहुत छोटा है। हम लोग, इसराइल के लोगों ने हर जंग में हमको सपोर्ट किया है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू इसराइल फॉर ऑल द सपोर्ट इन ऑल आवर वॉर्स। लेकिन हमने उनको पहले ही कहा था, साहब आपका जो, आप हमारे दोस्त हो इसलिए कह रहे हैं, आपका साइज बहुत छोटा है। और अगर मिसाइल पे मिसाइल आने शुरू हो गए, 2,500 मिसाइल गिर गए, तो पिछली बार जून के महीने में इसराइल का $50 अरब का नुकसान हुआ था। ठीक है, इस बार तो दुगना तिगना चौगना नुकसान हो जाएगा। ये वॉर स्टार्ट करने के पहले, वॉर स्टार्ट करना आसान है, रोकना बंद करना मुश्किल हो जाएगा। अब दुनिया की खाट खड़ी हो रही है साहब, दुनिया की खाट खड़ी हो रही है। दुनिया में ऑयल प्राइसेस $100 प्रति बैरल जाने वाली है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही है, अमेरिका शामिल। भारत पे हमारा सारा तेल, जो हमारा नेचुरल गैस है, एलपीजी सिलेंडर, ₹60 प्रति सिलेंडर की दाम बढ़ गया। तो क्या हम करें? अमेरिका की चेयर लीडिंग करें? वाह वाह डोनाल्ड ट्रंप, क्या मारा क्या मारा। अबे रहने दो, अपने लिए मुसीबत खड़ी करिए, दुनिया भर के लिए मुसीबत खड़ी करिए। सोचते बाद में हो, हमला पहले कर देते हो, क्या स्ट्रेटेजी है? आप देखिए यही हो रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप तो काफी एक्टिव हैं ट्विटर पे, कहा जा रहा है कि भाई वो जो खामेनेई को मारा, आयतुल्ला खामेनेई को, वो तो आतंकवादी थे, हम तो इजराइल के साथ हैं। पूरा जो फुट सोल्जर्स हैं जमीन पर, खासकर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जो पावर में है, उसके तमाम लोग तो लगता है इजराइल के साथ हैं और ईरान के खिलाफ हैं। बाकायदा खामेनेई साहब को वो तो आतंकवादी कह रहे हैं। देखिए साहब, वो आतंकवाद पे जो ढकोसला, हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो जग जाहिर है।
क्या पाकिस्तान टेररिस्ट देश नहीं है? क्या पाकिस्तान ने पहलगाम नहीं किया? पाकिस्तान जो टेररिज्म करता है, डोनाल्ड ट्रंप उसके वो दैट मुल्ला मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 3 महीने में अपने व्हाइट हाउस बुला लिया। क्यों साहब, कहां है एंटी टेररिज्म स्टैंड आपका? वहां आपको ईरान टेररिस्ट दिख रहा है, तो क्या पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट नहीं है? क्या किया आपने पाकिस्तान का? आपने उसको अपनी गोदी में बिठा लिया है साहब। आपने गोदी में बिठा लिया है पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को, हथियार दे रहे हैं, उसके F-16 अपग्रेड कर रहे हैं। वेयर इज योर मोरालिटी? क्या बकवास है ये सब। अब आप भुगतोगे साहब। आपने 600 वहां की बेटियां मार दी है, बेचारी स्कूल गर्ल्स। वो टेररिस्ट हैं? आर दोज इरानियन स्कूल गर्ल्स टेररिस्ट? ईरान का एक जहाज हमारे निमंत्रण पे, फ्रिगेट यहां पे आया था हमारी मिलन एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए एज अ फ्रेंडली कंट्री। फ्लीट रिव्यू में हमारे सुप्रीम कमांडर मोहतरमा मुर्मू जी ने उनकी परेड सल्यूट लिया था। उसको आपने बिल्कुल जैसे ही बाहर निकला उसको ठोक दिया, भारत को एम्बैरस करने के लिए, भारत की नाक कटाने के लिए। नहीं आप कर क्या? और फिर एक वॉर डांस कर रहे हेगसेथ साहब, मार दिए हमने, एक को पानी नहीं पीने। अरे साहब, जेनीवा कन्वेंशन करती है, अगर एक जहाज डूब रहा होता आपका फर्ज है उसके जो डूबते सेलर को निकालना। हम बड़े जालिम हैं। अबे जालिम है, तुम्हारी भी बज रही है जालिम हो। लड़ाई में ना बेहूड़ मती में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो वॉर वेटरन्स हैं वो आसानी से लड़ाई नहीं शुरू करते। ठीक है, करते हैं तो बहुत भगवान को मत्था टेक के करते हैं। मैं अब आपसे 2 आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। जनरल बख्शी, मैं 2 सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि ईरान को जितना भीषण नुकसान हो रहा है, आप देखिए ये मिसाइलें भी जो वो फायर कर रहे हैं, हर मिसाइल की अपनी एक कीमत है। इसके अलावा उनके 1200 से ज्यादा लोग मार दिए गए। इसमें 200 करीब वो मासूम बच्चियां थी। 20 अस्पतालों पर अब तक हमला हो चुका है। कई दर्जन ऐसे स्कूल हैं जिनका पानी, गांव हैं जिनका पानी बंद हो गया है, क्योंकि जो उनका पानी का सिस्टम है उस पर हमला कर दिया गया है। तेहरान की सड़कों पर मैंने आपको बताया कि इस वक्त कयामत जैसा जो आलम है वो बर्पा हो रहा है। आसमान से आग बरस रही है, सड़कों पर आग है और पोल्यूशन का लेवल इतना हो चुका है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में ईरान तो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, क्योंकि अब तो सिर्फ 9 दिन ही हुए अभी तक जंग के। ईरान 8 साल लड़ा था सद्दाम हुसैन के इराक से। 1 बिलियन लोग मारे गए थे, उन्होंने उफ नहीं करी साहब, वो लड़ गए। ठीक है ना साहब। शिया तरीका सिविलाइजेशन आपको समझनी चाहिए ना साहब। उनमें बर्दाश्त का मादा बहुत है, बहुत बर्दाश्त का मारा है। बेवजह छेड़ना, बेवजह पंगे लेने, मैं इसको मार डालूंगा, मैं सब खत्म कर दूंगा, मैं देश तहस नहस कर दूंगा। ठीक है साहब, ज्यादा ही ना सिर नहीं चढ़ना चाहिए। बड़े ईरान के, इजराइल के लोग बहुत अच्छे लड़ाके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूं अंडर एस्टिमेट कर दिया है अपने दुश्मन को, अमेरिका ने, इजराइल ने। और अब आपको भुगतना पड़ रहा है। दुनिया भर आपके बरखिलाफ हो गई है, क्योंकि आपने दुनिया भर को चोट पहुंचाई। ठीक है साहब। अब एज एन इंडियन मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा दिल भारत के साथ है, क्योंकि ये मेरा देश है। जो हमारे राष्ट्र हित हैं वो क्या है? 50% तेल गल्फ से आता है, 60% नेचुरल गैस, LPG, LNG ये क्वातार से आती थी। उन्होंने बंद हो गया, वो प्लांट ठप हो गया। 1 महीने तेल नहीं आया, एक गैस नहीं आएगी। 60 रुपए प्रति सिलेंडर हमारे लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पे महिमा मंडन कई लोग करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का। वाह वाह, क्या मारा, क्या बकवास है यार। लेकिन रूस ने तो We are not the 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये प्लीज समझ लीजिए। हम 51st स्टेट तो नहीं है, लेकिन ये बताइए कि 30 दिन के लिए मोहलत तो दे दी है यूनाइटेड स्टेट्स ने कि हम रूस से तेल खरीद सकते हैं। चलिए, इतना तो रहम किया हमारे ऊपर। मोहलत दी, बाप का राज है दीदी। सीधा मेरा एज अ भारतीय, बाप का राज है तुम्हारे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया है हमको आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। रशिया इज द ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड, हमेशा हमारा साथ दिया है। आपके जैसा धोखेबाज नहीं, दोगला नहीं है। मुंह में राम राम, बगल में छुरी। अब मुझे ये बताइए कि चीन और रूस, मैं 2 खासकर देशों का नाम लेना चाहती हूँ और आखिरी सवाल है मेरा आपसे ये कि ये बताइए, जंग में आधिकारिक रूप से तो ये शामिल नहीं है, लेकिन किस तरह की ऐसी मदद है जो रूस से मिल रही है? रूस के विदेश मंत्री का हालांकि बहुत जबरदस्त और बहुत स्ट्रांग उनका बयान आया है इस जंग के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ भी और ईरान के फेवर में। लेकिन मुझे टेक्निकली और मिलिटरीली बताइए आप कि क्या सपोर्ट मिल रहा है चाइना से और रूस से आपकी नजर में फिलहाल ईरान को?
देखिए, चाइना और रशिया की स्ट्रैटेजी टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। 4 साल अमेरिका ने, नेटो ने हथियार दिए, इंटेलिजेंस दी, सैटेलाइट टारगेटिंग डेटा दिया यूक्रेन को रशिया का नुकसान करने के लिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं साहब हम भी कर सकते हैं। आपने अच्छा लड़ाका चुना है ईरान, है सोचा था 2 दिन में खत्म कर दोगे, 9 दिन तो हो गए और गिनते जाओ गिनते जाओ। तो अब वो दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहे हैं, टारगेटिंग डेटा दे रहे हैं। अब भुगतो, जैसी करनी वैसे भर दी। रो क्यों रहे हो अब? टारगेटिंग डेटा दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट भी है क्या? नहीं तो अमेरिका ने कौन से बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले थे यूक्रेन में? डाले थे यूक्रेन में बूट्स ऑन द ग्राउंड? थी उनकी हिम्मत? वो तो यहां बूट्स ऑन द ग्राउंड ईरान में नहीं डाल सकते। वो कह रहे हैं कुर्द को हम लड़ाएंगे, पाकिस्तान के जरिए हम सिस्तान बलूचिस्तान के लोगों को ईरान के खिलाफ लड़ाएंगे। हम तो बड़े चतुर हैं साहब, औरों को लड़ा के मरवाते हैं, हम थोड़ी ना लड़ेंगे। जनरल बख्शी, आपने सबसे पहले शुरुआत में ये कहा था कि आपको लगता है कि ये वर्ल्ड वॉर होने वाली है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये तो 3 देश लड़ रहे हैं, इसमें वर्ल्ड वॉर 3 की क्या बात हो गई? कैसे होगी वर्ल्ड वॉर 3? क्या होती है वर्ल्ड वॉर 3? वर्ल्ड वॉर 3 मतलब मल्टीपल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड जब लड़ाई लड़ती हैं इकट्ठे, देन इट इज अ वर्ल्ड वॉर। डिक्लेयर थोड़ी ना होती, आजकल कोई वॉर डिक्लेयर नहीं होती। तो 3 ही ये देश हैं। आपके देखिए कोई 13 तो मिडिल ईस्ट में देश हैं जो लड़ रहे हैं। साइप्रस पे उसने ठोक दिया है, नॉर्वे में बम फट गया है दूतावास पे। ठीक है, भारत के बॉर्डर पे आके, कोस्टल वाटर्स के बिल्कुल बाहर आके उन्होंने ईरान का जो फ्रिगेट जो हमारा मेहमान बन के आया था उसको ठोक दिया है। आपको वो लड़ाई में धकेलना चाहते हैं। वो समझते हैं हम चटक चार्लीज हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम लोग मरेंगे जैसे यूक्रेन वाले मरे हैं उनके लिए। अब बिल्कुल हम आखिरी बेवकूफ सवाल, नहीं है। अगले 2 हफ्तों में आप इस जंग को कहां जाते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल आखिरी सवाल, क्या होगा अगले 2 हफ्ते में? देखिए, एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मेरा एस्टिमेट है कि 9-10 दिन में दोनों साइड्स की जीप बाहर आनी शुरू हो जाएगी। एक दूसरे का इतना भीषण नुकसान कर लिया है कि दोनों को कष्ट अब अच्छा बढ़ता जा रहा है। इसके बाद लड़ाई कितने दिन चलती है इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल विल, मोरल एंड स्टेमिना। ठीक है, किसमें कितना टेनासिटी है बॉडी बैग्स झेलने की। अमेरिका में सबसे कम, उसके बाद इजराइल, और मैक्सिमम टेनासिटी है ईरान की बॉडी बैग झेलने की। वो ऑलरेडी आपने उनकी बुरे हाल कर रखे हैं। इससे वो कहते हैं साहब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, कोई चारा नहीं छोड़ा। दे हैव टू फाइट फॉर देयर लाइफ। मजबूर किया है आपने और अब लड़ो, लड़ो मरो। खुद भी आपके मर रहे हैं ना। बड़ी चतुराई थे कि आपको कोई यूक्रेन नहीं मिल रहा जो आपके लिए 1-2 मिलियन अपने लोग मरवा दे और वाह वाही करे। नीरो सैंग वाइल रोम बर्न्ट, वो जेलेंस्की जैसा कोई क्लाउन नहीं मिला आपको अभी तक। ठीक है, आपको लड़ना खुद पड़ रहा है। और आई फील सॉरी फॉर द पीपल ऑफ इजराइल। छोटा सा देश है, वेरी कॉम्पैक्ट, हार्डली एनी स्पेस, 470 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, 15 किलोमीटर क्लोजेस्ट। उसमें इतने सारे मिसाइल गिरेंगे, बॉम्ब गिरेंगे तो नुकसान तो बहुत भीषण होगा ना साहब। बिल्कुल। ये मेरा ख्याल तो इस वक्त दुनिया के हित में, अमेरिका के हित में, इजराइल के हित में, भारत के हित में है कि जल्द से जल्द ये लड़ाई खत्म हो। मुझे पक्का विश्वास है कि मोदी जी और बिहाइंड द सीन्स हमारी सरकार कोशिश कर रही है सीज फायर के लिए कि यह लड़ाई बंद हो, डिप्लोमेसी शुरू हो। ठीक है साहब, मोदी जी बहुत कितनी बार कह चुके हैं कि ये लड़ाई का युद्ध नहीं है, का युग नहीं है। नहीं। तो आई एम श्योर वो लोग काम कर रहे हैं। हमारी ईरान से अच्छे रिश्ते हैं, इजराइल से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका भी कहता है हमारा दोस्त है, कहता कुछ करता कुछ है। लेकिन आई थिंक वी शुड ट्राई फॉर सीज फायर। काफी हो गया, दुनिया भर का नुकसान हो गया, और कितना चाहते हैं। और हम जो भी बात कहते हैं वो बातें कहते हैं जो देश हित में है और ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं। मैं फौज में जरूर तकरीबन 4 दशक मैंने नौकरी करी है। ईरानियंस के साथ भी देखा है, मिडिल वेस्ट एशिया के ऑफिसर्स के साथ, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, यूएन में भी रहा हूं, आपको पता है 1 साल ढाका में भी रहा हूं, श्रीलंका भी गया, बात की थी। तो ये सब देखने के बाद मतलब मेरा जो नजरिया है इस लड़ाई को देखने का, देखो 2-3 चीजें इसमें। पहली बात तो आप 27 फरवरी को ओमान में बातचीत चल रही थी, ईरान के डेलीगेशन और यूएस डेलीगेशन आपस में बात कर रहे थे और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने 27 तारीख को कहा बातचीत बहुत पॉजिटिव है, वी आर अबाउट टू रीच अ डील। और ईरान हर चीज के लिए तकरीबन तैयार था, ईरान डिडंट वांट अ वॉर। तो पहली बात, ये कोई प्रीएम्पशन नहीं है जिसको हम प्रीएम्पशन फौजी तरीके समझते हैं कि दुश्मन अटैक करने वाला था, आपके पास खबर दी, आपने उसको पहले अटैक कर दिया। इट इज अ वॉर ऑफ चॉइस।
कि ये चॉइस थी इनकी। 28 तारीख को इनको दिन अच्छा लगा या इनको टारगेट मिला यूएस इजराइल कॉम्बिनेशन को, और उन्होंने 28 तारीख को जो है हमला बोल दिया बिना वार्निंग के, बिना किसी चीज, जबकि बातचीत चल रही है। तो ये इससे आप देख सकते हो किस प्रकार की नीति है, किस प्रकार के देश है, ये कैसे देखते हैं एक कंट्री को, ईरान जैसी कंट्री को। पहली बात ये। दूसरी चीज, जिस तरीके से अयतुल्ला खमैनी का असैसिनेशन है ये, और जो लोग आप और मेरे से लोग जो थोड़ा बहुत इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं, खास तौर पे शिया इस्लाम के अंदर शहादत का क्या मतलब है, वो इस चीज को समझते हैं कि अयतुल्ला खमैनी की मौत, उसकी असैसिनेशन छोटी इवेंट नहीं है। ये सदियों तक, शताब्दियों तक ये इतिहास में लिखी जाएगी और इसका लोग गुणगान करेंगे, इसकी बातचीत करेंगे, इसको दोहराएंगे। तो ये सोचना चाहिए। बट ट्रंप, अमेरिका, मैंने हमेशा बोला ना, अमेरिका नोज ओनली वन गॉड, दैट इज फायर पावर। इनको कोई संवेदना, कोई नीचे बिल्डिंग में कौन मरता है, कौन जा रहा है, इनके लिए वीडियो गेम है ये, और ये बड़ी जल्दी खुश होते हैं इस चीज को। तो ये उनका नजरिया है वेस्टर्न वर्ल्ड का देखने का, एशियन वर्ल्ड को। तो ये पहली बात तो अयतुल्ला खमैनी का जिस प्रकार से इन्होंने किया, ये एकदम कंडेमनेबल है। हमने नहीं कंडेम किया, हमने कंडोलेंस मैसेज भी नहीं दिया। वो थोड़ी सी हमारी, मुझे लगता है, भारी डिप्लोमेटिक और एक रोकूंगा सर, अब जाके किया है कंडेम। विवेक मिश्री साहब कल गए थे ईरान एम्बेसी और वहां लिख के आए हैं, अब तक नहीं किया था। ये भी कंडेमनेशन नहीं है, ये भी एक कंडोलेंस बुक को साइन किया, वो भी एक ब्यूरोक्रेट ने किया, एक ऑफिसर ने किया, पॉलिटिकल लीडर ने नहीं किया। आप कृपया करके समझो कि जब कोई इवन जब खालिदा जिया की अभी मौत हुई थी, तो हमने स्पीकर को भेजा, जो कि काफी आगे आते हैं हायरार्की में, कोई प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह अवेलेबल नहीं थे। पीछे जब ईरान के राष्ट्रपति का देहांत हुआ था, तो हमने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा था, बट एक दिन का शोक रखा था, हमने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा। तो ये भी एक इंडिकेशन है, और उन्होंने सिर्फ ये लिख के आए कि हमें इनकी दुख पे जो है सदमा है, या डिपार्टेड सोल के लिए प्रेयर। बट अयतुल्ला खमैनी के जो असैसिनेशन के बाद जो भी ये हुआ, इसमें कहीं ना कहीं शायद उसको ठीक करने के लिए हमने जो अपने फॉरेन सेक्रेटरी को ईरान के एम्बेसी भेजा, और उन्होंने, चलो देर आए दुरुस्त आए, हमने कम से कम ईरान के एम्बेसी में जाके अपना शोक व्यक्त किया। ये एक अच्छी चीज थी हमारी तरफ से। अब आते हैं जो ज्यादा एक एथिकल मुद्दा है, जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का मुद्दा है, सी वॉरफेयर कैसे लड़ा जाता है उसका मुद्दा है, जेनेवा कन्वेंशन का मुद्दा है, इंटरनेशनल लॉज का मुद्दा है। वो है जो ये शिप देना, जो कि फ्रिगेट है, हमारे रिक्वेस्ट पर भारत आई। ये लोग विशाखापट्टनम की सड़कों पर इन्होंने परेड करी, ये ताजमहल देखने आए, भारत की नेवी के साथ और तमाम 40-50 देशों की शिप्स आई हुई थी, उनके साथ इन्होंने खाना खाया होगा, गले मिले होंगे, गिफ्ट लिए होंगे, सेल्फी ली होंगी, बहुत सी यादें। पहली बार बहुत से सेलर होंगे जो विदेश आए। और भारत की एक चीज मैं बता दूं अशोक, हमारे सब कॉन्टिनेंट और एक अलग इमेज है, लोग भारत आना चाहते हैं और बहुत यादें यहां से लेके जाते हैं। तो वो अब उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए एक दर्दनाक किस्सा बन गया कि भारत गए थे और आते समय इनको जो है एम्बुश करके इजराइल यूएस की शिप ने टॉर्पेडो कर दिया। अब चीज क्या है, अनएथिकल क्यों है? पहली बात तो जब शिप कोई सेरेमोनियल परेड के लिए आती है, उसमें वो असला नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत एम्युनिशन भी है वो डेमोन्स्ट्रेशन फायरिंग जब दिखाते हैं हमने फायरिंग करने के लिए, उसके लिए है। उसमें जो उसके पूरे कंट्रोल सिस्टम्स हैं, रडार सिस्टम्स हैं, जो हेवी वेपनरी है वो नहीं है, और वो उसके साथ कोई दूसरी शिप भी नहीं है। वो आप सोच लो कोई अकेला वॉरियर चला जाए और सिर्फ ड्रिल के बूट पहन के और खाली बंदूक लेके बिना एम्युनिशन के, वो क्या करेगा? वो इजी टारगेट है, कोई भी उसको मार सकता है। तीसरी चीज है, ये हमारे बैक वाटर्स में, ये हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये इंडियन ओशन है। ये अभी तक तो हम कहते रहे ये इंडियन ओशन है, भारत महासागर है, भारत के नाम पे है, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी दूर हमारे तट से जो है उन्होंने ये सबमरीन जो है वहां पे छुपी हुई थी। इसका मतलब ये सबमरीन इसकी मूवमेंट को विशाखापट्टनम से रिकॉर्ड कर रही थी। क्या इन्होंने भारत को कॉन्फिडेंस में लिया? क्या ये डिक्लेयर कर सकते थे कि भाई ऐसा ऐसा है, लड़ाई छिड़ गई, कोई भी ईरानियन शिप हमें कहीं नजर आएगी, वो लेजिटिमेट टारगेट होगा? ऐसी अगर वार्निंग होती कैप्टन के पास इस शिप के, शायद वो जाता ही नहीं विशाखापट्टनम, या वो श्रीलंका में शरण लेता, कहीं ना कहीं वो रुक जाता कि भाई ये वार्निंग मिल गई है। लेकिन इन्होंने बहुत ही, हिंदी में कहूं तो, ओछी हरकत करी है इस शिप को, निहत्थे को मारने की। और यूएस की नेवी जो है ना अशोक, ये वर्ल्ड की सबसे भयंकर नेवी है। इसके पास इतना असला है, इतनी टेक्नोलॉजी है, ये चाहे तो पूरी दुनिया की नेवीज को बर्बाद कर सकते हैं। फिर क्या जरूरत पड़ी थी? आप तो इतने स्ट्रांग हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी थी 180 इन सैनिकों की यहां पर मौत करने की?
और चौथी चीज ये है, नेवी के जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, अगर आप किसी शिप को मारते हैं, आपकी उनकी सेलर्स के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा सैनिक समुद्र में जो है डूब के मर जाए, तो उनको अपने उसको रेस्क्यू करते हैं, होता है, वो भी नहीं किया इन्होंने। और कई घंटों के बाद जब दुनिया में निकल गया ये कि एक शिप मार दी गई है, शायद यूएस ने किया, तब जाके इन्होंने जो है डिक्लेयर किया कि हाँ हमने किया। एंड लास्ट चीज है उनकी लैंग्वेज, वी गेव देम क्वाइट डेथ, वी गेव देम क्वाइट डेथ, कोई उसमें किसी प्रकार का जो है ह्यूमन एंगल नहीं है। तो ये चीजें थोड़ी सी ऐसे सोल्जर भी मुझे, देखो हम पाकिस्तान के साथ लड़ते रहे, चाइना के साथ भी मुठभेड़ हुआ, यूएन में भी रहे, लेकिन कभी सोल्जर टू सोल्जर हमारे मन में घृणा नहीं पैदा होती है। हम देश के लिए काम करते हैं, और लेकिन एक तरीका है लड़ाई भी लड़ने का, हमने कारगिल में भी करके दिखाया। पाकिस्तान के सैनिक थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, हमने मौलवी जी को लेके गए वहां, उनकी जो है प्रॉपर तरीके से उनका इस्लाम के हिसाब से उनका दाह संस्कार किया, उनको कफन उड़ाया वहां पर। ये क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कितना ही लड़ ले किसी के साथ, बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि हम सबसे पहले इंसान है, और इंसान दूसरे इंसान के साथ इतनी घृणा नहीं कर सकता कि उसको छुप के मार भी दिया, उसको बचाने की कोशिश भी नहीं की, और फिर कोई किसी भी प्रकार का कोई कंडोलेंसेस भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। और हमने भी जो अशोक जी जो बाद में कोई कंडोलेंस नहीं दी, हमारे घर से गए, हमारे मेहमान थे, एक दो लाइन की ट्वीट तो चाहे नेवी का हैंडल ही कर सकता था, वही कर सकते थे जो कल तक ट्वीट कर रहे थे कि ईरान के नेवी के चीफ आए हुए थे, ईरान की शिप की फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। आपने इतना भी नहीं कहा कि आपके घर से निकल के गए और हम उनको यही कह दें कि हमें बड़ा अफसोस है, उनके परिवारों के प्रति कह दें हमें बहुत अफसोस है भारत को, भारत की नेवी को, बट किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद वेट करते रहे कि कोई आदेश मिले तो कुछ कहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है ये, इसकी सिंकिंग भी, और उसके बाद जो सर मैं जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया भारतीय मीडिया का चीखना चलाना, जनरल बख्शी का किस तरह चीख चला रहे हैं। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।